नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धि विनायक संग्रिया के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से अपने प्रारंभ करेंगे राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान देखिएगा दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो वर्तमान समय में किसी भी देश की शासन सत्ता चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार की आवश्यकता होती है। अब देखिएगा, जो सरकार है उस सरकार की वर्तमान समय में 3 आधार स्तंभ हैं। 3 आधार स्तंभ हैं, यानी कि इन 3 चीज़ों के ऊपर जो सरकार है वो निर्भर करती है, या मैं आपको ये कहूँ कि इन 3 चीज़ों के माध्यम से किसी भी देश का शासन सुव्यवस्थित तरीके से चल पाता है। तो आज अपने बेसिक की बात करेंगे। तो देखिएगा, ये जो 3 आधार स्तंभ हैं ये अपने पास कौन कौन से हैं। ये जो 3 आधार स्तंभ हैं ये अपने पास कौन कौन से हैं। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट जो है वो आपके पास कार्यपालिका है। कार्यपालिका। सेकंड जो है वो व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका, या अपने इसको संसद भी कहते हैं, संसद। और तीसरा जो अपने पास आधार स्तंभ है वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका। अब देखिएगा, अपने यदि भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक संघ राज्यों का संबंध, वो सारी चीज़ें दी गई है। फिर 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार। फिर 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए। नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसके बाद में 51A के अंदर मूल कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं। मूल कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि इसके बाद में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका वो कहाँ से लेकर और किस अनुच्छेद के मध्य रहती है। तो 51A तक आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, 52 से लेकर और 78 तक भारत की कार्यपालिका दी गई है। 52 से 78 तक कार्यपालिका दी गई है। 79 से लेकर 122 तक, 79 से 122 तक भारत की संसद दी गई है। ठीक है। 123 बीच में से कंटिन्यू नहीं आएगा, छूट जाएगा। 52 से 78, 79 से 122। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी अपने राष्ट्रपति में बात करेंगे। और न्यायपालिका जो है वो अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक दी गई। अनुच्छेद 147 तक दी गई। और ये जो मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार, ये संविधान के भाग 5 में, ये तीनों ही चीजें संविधान के भाग 5 में है, यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका यानी कि संसद और न्यायपालिका। जबकि भाग 6 को राज्यों का भाग कहते हैं, यानी कि राज्य सरकार का जो विवरण है वो भाग 6 के अंदर है। अब देखिएगा, इनमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं। तो कार्यपालिका की मैं यदि बात करूं तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद,
केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक ये 4 चीजें रहती हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। अब देखिएगा, संसद की यदि मैं बात करूं तो संसद के अंदर राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग है। इसके अलावा संसद के 2 भाग हैं, राज्यसभा और दूसरा भाग है लोकसभा। दूसरा भाग है लोकसभा। और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक केंद्रीय न्यायपालिका यानी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं आप, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो सबसे पहले आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। एक कई बार बेसिक प्रश्न आ जाता है, अभी इसमें क्या चीज सम्मिलित है, क्या चीज सम्मिलित नहीं है। तो जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो देखिएगा, कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। व्यवस्थापिका 79 से लेकर 122 तक संसद राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। 2 भाग, 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। और केंद्र में यदि अपने बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं या सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। और जैसे ही इसमें अपने नीचे राज्य सरकार पे जाएंगे तो उच्चतम न्यायालय, फिर आगे जिला न्यायालय, वो अधीनस्थ न्यायालय है, वो आते रहेंगे। अब देखिएगा, इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जो भारत में चुनाव है वो किस प्रकार से होता है। तो कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है भी किसका चुनाव होता है, किसकी नियुक्ति होती है, कौन मनोनीत होता है। तो इसी की अपने यहाँ बात करेंगे भी ये जो केंद्र सरकार है किसका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष होता है, या नियुक्ति किसकी होती है। अब देखिएगा, भारत में जो चुनाव है वो 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। पहला प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष चुनाव का, या मैं आपको सिंपल भाषा में बात करूं भी, प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहेंगे? प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे दोस्तों जिसमें जनता मतदान के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनती है, वो प्रत्यक्ष मतदान होता है। जबकि अप्रत्यक्ष कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष होगा जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आगे के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, वो अप्रत्यक्ष होगा, वो अप्रत्यक्ष होगा। अब देखिए, इन सब में किसका प्रत्यक्ष, किसका अप्रत्यक्ष, या किसकी नियुक्ति और किसका मनोनयन। अब देखिए, सबसे पहले अपने राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति में भारत की जनता भाग नहीं लेती, अपने लोग चुनाव नहीं करते, तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी अपने भाग नहीं लेते हैं, इसका भी एक विशेष निर्वाचन मंडल होता है, इसका भी एक विशेष निर्वाचन मंडल होता है। तो जब अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करेंगे, बात करेंगे, यानी कि जनता इसमें सीधा भाग नहीं लेती है। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों का क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है
उसका चुनाव न तो प्रत्यक्ष होता है और न ही अप्रत्यक्ष होता है, न तो प्रत्यक्ष होता है और न ही अप्रत्यक्ष होता है। तो देखिएगा, केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति होती है, केंद्रीय मंत्री परिषद की क्या होती है, नियुक्ति है वो होती है। तो जैसे बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, या मैं ये कहूँ कि भारत का प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, दोनों में से कोई प्रश्न आए, क्या ऑप्शन देगा वो आपको, निर्वाचित, मनोनीत, मनोनयन और नियुक्ति। तो इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है और सारे के सारे जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता कौन है, वो कार्यकर्ती केंद्रीय मंत्री परिषद है, केंद्रीय मंत्री परिषद है। अब देखिए, प्रधानमंत्री है उसका चुनाव नहीं होता है या केंद्रीय मंत्री परिषद का चुनाव नहीं होता है, तो ये बात समझ में नहीं आती भी चुनाव तो अपने भाग लेते हैं, होता कैसे नहीं है, वो बात मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। अपने जिन सदस्यों को चुनते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं और अप्रत्यक्ष जो चुने जाते हैं वो राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं। तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, वही पीएम होता है। तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसे राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो करता है। भारत का महान्यायवादी है वो भी क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो देखिएगा, कार्यपालिका 52 से 78 तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद और भारत का महान्यायवादी दोनों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखिए, यदि इस 52 से 78 तक की अपने बात करें तो 52 से लेकर और 78 तक में 52 से 62 राष्ट्रपति के मूल अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति की बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद में भी आएगा, वो न्यायपालिका में भी आएगा, वो राज्य सरकारों में भी आएगा, वो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष है, इसलिए उसके जो तथ्य हैं वो हर स्थान पर आएंगे। फिर उपराष्ट्रपति है वो 63 से लेकर और 69 तक आ जाएगा। इसके बाद में केंद्रीय जो मंत्री परिषद है वो अनुच्छेद 74 और 75। भारत का महान्यायवादी इसका मात्र एक ही अनुच्छेद होता है, कौन सा, 76। इसके अलावा इसमें जो और बचे हैं वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संयुक्त रूप से अनुच्छेद रहते हैं। तो जैसे जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मैं वीडियो डालता जाऊंगा, आप उनको देखते जाएं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, चुनाव कैसे होता है या किस किस अनुच्छेद में होते हैं। अब अपने बात करते हैं व्यवस्थापिका की, संसद की बात करते हैं। तो संसद में राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। संसद की यदि डेफिनेशन दे तो ये लिखा हुआ है कि भारत की संसद द्विसदनात्मक, 2 सदनों वाली होगी, जो भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, जो भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। अब देखिएगा, यहां अपने बात करते हैं किसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है और किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो जो संसद के लिए चुने जाते हैं, संसद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप विद राष्ट्रपति को मिलाकर, उनको अपने एमपी कहते हैं। तो एमपी, यहां चुने जाने वाला भी एमपी है और यहां चुने जाने वाला भी क्या है, एमपी है। अब देखिएगा, लोकसभा का चुनाव है वो जनता प्रत्यक्ष करती है, लोकसभा का चुनाव है वो जनता प्रत्यक्ष करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्यसभा में राज्य के जो विधायक होते हैं वो मिलकर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूं तो राजस्थान में विधानसभा एमएलए 200 है,
राजस्थान के विधानसभा सदस्य 200 हैं और ये 200 सदस्य मिलकर राज्य के 10 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। राज्य से 10 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, क्योंकि राजस्थान से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। तो राज्यसभा से चुनाव कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष। जनता ने विधायक चुने, विधायकों ने जो राजस्थान से 10 सीटें उन 10 सदस्यों को चुना, तो चुनाव क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया, यानी कि अप्रत्यक्ष हो गया। ऐसे प्रत्येक राज्य से सीटें हैं राज्यसभा की निश्चित की गई हैं, तो उन सीटों के आधार पर राज्यसभा का चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। यहां पर आपने वो बात ध्यान रखनी है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री और मंत्री बनता है वो पहले लोकसभा का सदस्य होता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है वो हमेशा ही लोकसभा का हो, वो राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन अपने बात कर रहे हैं कि यदि वो लोकसभा में चुनकर आ गया, आने के बाद में जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है उसकी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति होती है। इसलिए प्रधानमंत्री का ध्यान रखना, हमेशा ही क्या होती है? नियुक्ति होती है। हमेशा ही क्या होती है? नियुक्ति होती है। 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है जो पूरे भारत में एक है, यानी कि अंतिम अपील या न्यायालय यही है, लास्ट डिसीजन देने का न्यायालय यही है। जैसे खंड स्तर का न्यायालय, फिर उससे अपील जिला स्तर में, जिला स्तर से उच्च न्यायालय में अपील की जाती है और उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। इसको कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। ऐसे कुछ मामले हैं जैसे संविधान की व्याख्या करना या इस प्रकार के बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। जो सीधी सुनवाई है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो करता है। तो दोस्तों इस चार्ट के ऊपर ध्यान रखना आप, मैंने प्रयास किया है कि आपको ये बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो ये चार्ट यदि आपको दिमाग में रहेगा तो एक प्रश्न तो ये क्लियर हो जाएगा भी किस में क्या होता है, किस में क्या होता है। फिर आगे के वीडियो में अपने इनकी एक एक की सबकी बात करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, इन सब की बात करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।